हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर जो सेकंड पेपर आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यानी सीओबी। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर आपका जो 2 है, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था वो करवा दिया गया है। एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट किया गया था। प्रीवियस वीडियो में हमने काची-रीमान इक्वेशन यानी सीआर इक्वेशन का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखा था क्या होता है। तो आज हम सीआर इक्वेशन का फॉलो फॉर्म देखेंगे। मतलब अगर पोलर फॉर्म में मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर, कोई अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई है तो इसका पोलर फॉर्म आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आटा यानी z इक्वल टू आर ई के पावर आटा थीटा। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। तो सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये बहुत बार पूछा भी गया है, रिसेंटली भी पूछा गया होगा, देख लीजिएगा आप। डीडीयू जेकेपी में 2007, 2009, 2011, 2019 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये थ्योरम है तो देखेंगे हम वही जो सीआर इक्वेशन होता है यानी काची-रीमान इक्वेशन होता है उसका पोलर फॉर्म क्या होता है उसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए पहले थ्योरम देखते हैं। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आटा बी, एफ जेड हमारा क्या है यू प्लस आटा बी फॉर्म का है, इज एनालिटिक फंक्शन। अगर वो एफ जेड यू प्लस आटा बी फॉर्म का है वो एनालिटिक है एंड जेड इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा, आर ई के पावर आई थीटा, वेयर यू भी यू आर थीटा आर रियल, देन काची-रीमान इक्वेशन आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल भी अपॉन डेल थीटा। मतलब अगर कोई मान लीजिए हमारे पास ये एफ जेड है, जेड इक्वल टू ये हमारा पोलर फॉर्म में आर इंटू ई के पावर आई थीटा है, तो यू को आपको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, ठीक है, वो इक्वल हो 1/r इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा, भी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करें। उसके बाद अब u का क्या है, u को जब थीटा के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, -r इंटू भी को अगर हम r के रिस्पेक्ट में क्या करें डेरिवेटिव करें तो उसका इक्वल चाहिए। यही दो इक्वेशन हमारे क्या होता है सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी का हमें प्रूफ देखेंगे और ये प्रूफ ही डायरेक्ट ये थ्योरम ही पेपर में आता है। आप देख लीजिए 7, 9, 11, 19 रिसेंटली मैच कर लीजिएगा, रिसेंटली भी आया होगा ये थ्योरम। तो डायरेक्टली ये थ्योरम पेपर में पूछे जाते हैं कि सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है, चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं और प्रूफ के बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। और परेशान ना हो यार, हम बोले हैं ना आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे, कमेंट इतना कर रहे हो, प्रॉब्लम थोड़ी होती है, हमारे पास भी बहुत से टाइम की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर मतलब क्लास आपका कंटिन्यू रहे, लेकिन क्या करें प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं आपको कई बार बोला भी हूँ कि मुझे नाइट में टाइम मिलता है ये सब वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मेरे तरफ से हो सकता है वो बेस्ट आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आटा भी वेयर जेड इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्योरम में आर इंटू ई का पावर आई थीटा, ठीक है। तो यहां से u प्लस आई भी इक्वल टू एफ आर, जेड की वैल्यू आप जहां से रख दीजिए r इंटू ई के पावर आई थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस फंक्शन को एक बार r और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करिए। तो u प्लस आटा भी इक्वल टू एफ आर के पावर r इंटू ई के पावर आई थीटा को हमने r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट, इसको हमने r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो डेल u अपॉन डेल r प्लस आटा डेल v अपॉन डेल r, ठीक है। अब इसको देखिए r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पर डैश r इंटू ई के पावर आई थीटा। तो इस फंक्शन को हमको एक बार r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहा हो, r का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगेन इसी फंक्शन को आप थीटा के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ठीक है। तो उसको थीटा एक्सपेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयटा डेल भी अपॉन डेल थीटा एफ डैश आर इंटू ई के पावर आई थीटा। अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो आर तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, ई के पावर आई थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर आई थीटा ही होगा, तो लिख दिया यहाँ पर। लेकिन आई थीटा का जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आप तो थीटा का 1 ये हो जाएगा आपका आयटा, यहाँ पर बच जाएगा। इसको करना इक्वेशन नंबर 2 कर लेना है, ठीक है। करने के बाद ये जो वैल्यू आपकी मिली हुई इक्वेशन फर्स्ट से, इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल एफ डैश आर इंटू ई के पावर आई थीटा इंटू ई के पावर आई थीटा इंटू आई आर, है ना। आपको अब दिखेगा। अब इसकी जो वैल्यू है डेल यू अपन डेल आर प्लस आयटा डेल बी अपन डेल आर, वो यहां पर रख दीजिए और इंटू में आई आर मतलब आयटा इंटू आर लिख दीजिए, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एफ डैश आर ई के पावर आई थीटा इंटू आई के पावर आई थीटा फ्रॉम 1 इंटू, तो हमने क्या किया, इसके जगह पे ये जो वैल्यू आई थी वो पुटअप कर दिया। उसके बाद आयटा इंटू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। ये आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो रियल पार्ट क्या है, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये एक्सप्रेशन पूरा मिलने वाला है। देखिए इसको ध्यान से, माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट जब इक्वेट करेंगे डेल बी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आई आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। यही दो इक्वेशन हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इक्वेशन 3rd एंड 4th नोन एज सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। यही जो इक्वेशन है जो हमने लेकर चला था क्वेश्चन थ्योरम में, वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कुछ नहीं किया, यहाँ पर u प्लस आयटा वी फॉर्म को जब z की वैल्यू रख देंगे z के जगह पे r इंटू आई थीटा, इसको एक बार r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करिए, ठीक है। आपको पार्शियली डेरिवेटिव आना चाहिए क्योंकि जब r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ लिखा गया यहाँ पर। उसके बाद आपको थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेना है और ये वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर इसके जगह पे रख देना है। आयटा इंटू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का बोथ साइड तुलना कर लीजिए। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड जो आपको थ्योरम प्रूव करना था, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 बाई आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर। ये बता दूं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप जरूर इसको करें, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आपको बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से जाके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ एफजेड इज एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस देन इट इज कांस्टेंट। क्वेश्चन समझिए पहले क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया ये कि अगर हमारे पास कोई एफजेड है, फंक्शन एफजेड है, u प्लस आयटा वी फॉर्म का है, जब इसका हम मॉडुलस ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, मॉडुलस u का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कह रहा है तो आपको एफजेड इक्वल टू ये कांस्टेंट ही होना चाहिए, यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। समझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एफजेड इक्वल टू यू प्लस आयटा वी का उसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस प्लस कैसे लेते हैं आप बता चुके हैं बहुत पहले, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए। तो इसमें यही कहा गया है कि जो एफजेड है उसका मॉडुलस लेने पर अगर कांस्टेंट आता है तो फंक्शन एफजेड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, सीआर का इक्वेशन का यूज करके। लेट एफजेड इक्वल टू यू प्लस आयटा बी एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। ये क्या है, शॉर्ट नोटेशन है सीआर इक्वेशन का, बताया दे पहले आपको। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, ये पहला इक्वेशन। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन वही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का मॉडुलस लिया। तो मॉडुलस इक्वल टू क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर करते हैं रूट में। तो स्क्वायर करने पे ये कांस्टेंट 0 तो नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे तो u प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है,
इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए वाई यू स्क्वायर है, तो 2 इसमें से आगे, जैसे आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 2 क्या करते हैं 2 - 1 करते हैं, याद आपको है, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ से 2 आगे आएगा और यू तो एक्स का फंक्शन नहीं है, तो यू को हमको एक बार और रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जैसे हमको मान लो वाई स्क्वायर का डी वाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करते हैं 2y और वाई को क्या करते हैं डी वाई डी एक्स निकालते हैं, ऐसे तो करते हैं वाई, अगर वाई को डेरिवेटिव करना हो हमको तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। अब वैसे ही आप इसको ही एक्स कर 2 आगे आ जाएगा यू भी, और यू का भी का एक्स के रिस्पेक्ट में भी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। सेम आपको यू के रिस्पेक्ट में वही चीज़ कर लेना है, 2y इंटू वाई यू वाई प्लस 2v इंटू आपका यू भी वाई, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से डिवाइड कर दिए सब में, तो u इंटू यू एक्स प्लस भी इंटू भी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस इक्वेशन में ध्यान देना है। इस इक्वेशन में हम सी आर इक्वेशन यूज करने वाले, सी आर इक्वेशन यू वाई इक्वल टू माइनस भी एक्स होता है, तो यू वाई के जगह पर माइनस भी एक्स यहाँ पर रख दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो तो पता आपको। अब यू भी वाई के जगह पर क्या होता है यू एक्स होता है यूजिंग सी आर इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर यूज कर दिया, इक्वेशन नंबर हमने 2 बना दिया इसको। अब क्या करिए, अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो मिलेगा यू स्क्वायर ब्रैकेट में यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर यू प्लस भी स्क्वायर ब्रैकेट में यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है ये है, तो ये बन जाएगा। आपको पता है हमने इसको कांस्टेंट यू एज्यूम किया था, तो ये तो सी स्क्वायर आपका कभी 0 होगा नहीं, हमने एज्यूम कर लिया है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यू एक्स 0 है नहीं तो बी एक्स 0 है, ठीक है, 0 का मतलब ये हुआ ना। तो अब ये देखिए आप जेड को डेरिवेटिव करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आईटा डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो ये 0 आ रहा है, क्या रहा है 0 आ रहा है, यानी एफ डैश जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे एफ इज कांस्टेंट। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करिए इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे एफ जेड इक्वल टू कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट आप सीमन एज्यूम करेंगे, तो है ना, तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को आप कैसे करना है आपको, बस जो क्वेश्चन में कहा गया उसी को फॉलो किया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी है, आप मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं, वो भी इसी सी आर इक्वेशन से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए एक और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट। हमसे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ क्या पूछा गया है। सपोज हमारे पास कोई एफ जेड फंक्शन है u प्लस आइटा वी, हम इसको बोलते हैं रियल, पता है आपको, बहुत पहले बता चुके हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए रियल पार्ट इसका कांस्टेंट हो जाता है, कोई फंक्शन हमारे पास सब्जेक्ट है, रियल पार्ट उसका कांस्टेंट हो जाता है, वो एनालिटिक फंक्शन है, उसका रियल पार्ट कांस्टेंट है, तो कह रहा है ना कि जो एफ जेड है ना ये भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास एफ जेड है, वो एनालिटिक है, उसका रियल पार्ट क्या है कांस्टेंट है, तो कह रहा है इसमें तो यही प्रूव करना है कि जो एफ जेड है ना वो टोटल मतलब टोटल रियल और इमेजिनरी का दोनों का जो सम है एफ जेड वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, यही प्रूव करना है। समझिए क्वेश्चन, तो चलिए गिवन दैट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा भी इज एनालिटिक, अगर वो एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि उसका रियल पार्ट क्या है कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं यू एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट कोई सी मान लेते हैं, ओके, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ वी शो दैट एफ जेड इज कांस्टेंट, हमें प्रूव करना है कि वो एफ जेड होगा जो कांस्टेंट होगा। एक तो पहले कि यू कांस्टेंट है, अगर हम ये दिखा दें कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी भी है वो भी कांस्टेंट हो जाए, तो ऑब्वियस है कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट दोनों का सम क्या होगा कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो एफ जेड इजीली आप बता सकते हैं कि एफ जेड भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसको रिस्पेक्ट में u को आपको क्या करिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 क्यों कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम सी आर इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, सी आर इक्वेशन डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल b अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू माइनस डेल b अपॉन डेल x,
इस इक्वेशन से CR इक्वेशन निकाला गया है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल यू अपन डेल एक्स जीरो हो गया, यानी ये टर्म जीरो हो गया, और डेल यू अपन डेल वाई भी जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो गए, यानी डेल यू अपन डेल भी इक्वल टू जीरो और डेल यू भी अपन डेल एक्स इक्वल टू भी जीरो मिल गया। दोनों जीरो हो गए तो इससे ये इंप्लाई करता है कि भी कांस्टेंट है। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए हम इसको हम जीरो करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी इक्वल टू कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, सी आएगा। इसका मतलब क्या, चाहे यू को चाहे बी किसी के रिस्पेक्ट में करिए आप, तो भी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इक्वेशन जो आपका 2 है, 2 और 3 से देखेंगे यू भी कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट आ गया, यू और भी दोनों कांस्टेंट आ गया। तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आइटा भी होता है, तो दोनों का सम भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, क्वेश्चन में यही प्रूव किया था कि रियल पार्ट उसका कांस्टेंट है तो क्या एफ भी कांस्टेंट होगा। तो ऑब्वियस है, अगर भी को हम प्रूव कर दें कांस्टेंट है तो एफ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बस ये आज यही था आपका पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एनालिटिक रेगुलर पॉइंट 2 क्वेश्चन करवाएंगे। और क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, बड़े 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। उसमें आपको पहले एनालिटिक चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एनालिटिक चेक करना है, CR क्वेश्चन सेटिस्फाई करना है, बड़ा क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन हम करेंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, बिंदास रहिए। जो आपके 3 पेपर अभी चल रहे हैं, एक मैट्रिक्स स्पेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी है। ठीक है, तो 3 पेपर कवर करिए, बाकी और भी स्टार्ट हम जल्दी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।